मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा सदके मोहम्मद के। है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा। आज चूँकि तालीम की और इल्म की भी गुफ्तगू है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म सबसे ज़्यादा मशहूर है और हदीस मुबारका भी है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। कि है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा। से और खाए जा सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा सदके मोहम्मद के। और पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं। खिलाता मुझको है मेरा खुदा सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा सदके मोहम्मद के। और तेरा दामन कभी अल्ताफ खाली रह नहीं सकता। तेरा दामन कभी अल्ताफ खाली रह नहीं सकता। कि देते हैं तुझे आले अबा सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा सदके मोहम्मद के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। ये थी जवेरिया सलीम। और अभी हमें ब्रेक में दो मेहमानों ने ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ करवाए देता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा ताबिश शहजाद साहिबा, जो कि जनरल मैनेजर कम्युनिकेशन हैं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर एहसन रब्बानी साहब, जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज वैसे हमारा टॉपिक भी बच्चों के हवाले से भी है, बच्चों से रिलेटेड भी है, तालीम और तरबियत के हवाले से, और आपका चूँकि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है, मैं चाहूँगा आपसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ताबिश साहिबा कि ये आपकी जो फाउंडेशन है, ये जो NGO है, ये क्या, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, इसका मिशन क्या है, विज़न क्या है, ज़रा इसको मुझे बताइएगा। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें बुलाया और मौका दिया कि हम अपना पैगाम आपके व्यूअर्स तक पहुँचाएँ। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2010 में रजिस्टर हुई थी। ठीक है, यानी इसको तकरीबन 8 साल हो गए। तकरीबन 8 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर हुए हुए। हमारी पहली बुनियाद 2011 से शुरू हुई, तो तकरीबन 7 साल हमें ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। तो हमारा एक छोटा सा ख्वाब है, वो है बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाना। और हमारा मिशन ये है कि चूँकि बच्चे किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, बिल्कुल, तो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो कि हमारे बच्चे हैं, उनकी हम जानें बचाना चाहते हैं।
अच्छा, पाकिस्तान में हर मिनट एक बच्चा जो है वो अपनी जान खो बैठता है। हर मिनट? हर मिनट, हर मिनट। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह जो है वो ऑब्वियसली गैर सबसे पहले तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कॉज क्या है उसके, क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से मेडिकल फैसिलिटी का ना होना या डाइट प्रॉपर, कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ डायरिया, कुछ हाइजीन रिलेटेड इश्यूज। बता सकती हैं कि वो एज क्या होती है जिसमें ज़्यादातर डेथ्स होती हैं? ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये 5 साल से कम की उम्र के बच्चों की, इन्फेंट है, या बाय बर्थ इनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, या मदर्स बर्थ कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें शामिल हैं, डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस और ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों की जो इमरजेंसीज हैं उनको केटर करें। तो हम जो सरकारी अस्पताल है उनमें जो बच्चों के इमरजेंसी के वार्ड्स होते हैं उनको अडॉप्ट करके उनको रन करते हैं, डॉक्टर्स हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन, फुल्ली स्टॉक्ड फार्मेसीज, ये सब सिलसिला हमने शुरू 2011 में एक से किया था सिविल हॉस्पिटल से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमारे 5 सेंटर्स हैं, 5 हॉस्पिटल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूँकि CEO हैं तो ये आपको सिर्फ जैसे कि इन्होंने बताया तो 5 हॉस्पिटल किस तरह से लोकेटेड हैं? जैसे सिविल तो जिक्र किया इन्होंने, तो चूंकि कराची बहुत बड़ा एक शहर है, इतना बड़ा शहर है कि शायद बाज़ ममालिक जो है ना उससे छोटे हैं, तो इतना बड़ा शहर है तो आपके 5 हॉस्पिटल काफ़ी हैं इस पूरे उसमें सिनेरियो में? जी, असल में रमज़ान के हवाले से मैं आपको और आपके नाज़रीन को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को भी ये एजाज़ हासिल हुआ है। कराची दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। अब इसकी आबादी कोई 2 करोड़ कहता है, कोई 2.25 करोड़ कहता है, और इस शहर में अब कोई बच्चा आधे घंटे से ज़्यादा दूर नहीं है एक वर्ल्ड क्लास इमरजेंसी सेंटर के, जो सरकारी अस्पताल में है और जो बिल्कुल मुफ्त है। दुनिया के कितने ममालिक इस चीज़ का दावा कर सकते हैं जो आज पाकिस्तान के अवाम ने अपनी हुकूमत के साथ मिलकर ये इस्टेब्लिश किया। तो ये जोग्राफिकली स्प्रेड है। 5 अस्पताल, इसमें सिविल अस्पताल है, जिना अस्पताल है, कोरंगी है, लियारी अस्पताल है, और अब्बासी शहीद अस्पताल का इफ्तिताह इसी महीने हो रहा है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि पूरे कराची में आपने इस तरह से पॉपुलेशन के लिहाज से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हॉस्पिटल ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि अब किसी भी जगह का रहने वाला बच्चा हो कराची में वो आधे घंटे की दूरी पर एक्सेस है उसको। और हमारा जो ख्वाब था वो एक्चुअली बच्चे से ज़्यादा ये था कि गरीब माँ बाप को जहनी सुकून हो। आप ये इमेजिन करें कि अगर कोई गरीब माँ बाप है, रात को 2 बजे उसके बच्चे को 102 बुखार है, झटके आ रहे हैं, तो उसके पास पैसे नहीं है, तो वो किसी तरह जब पहुंचता था अस्पताल में सरकारी, तो उसका पहले कैसा इलाज होता था और अब कैसा होता है। तो कम से कम कराची में आज गरीब माँ बाप सुकून से सो सकते हैं कि हमारे बच्चों का इलाज है, और हमें उम्मीद ये है कि पाकिस्तान के तमाम माँ बाप तक हम ये अपना ख्वाब पूरा कर सकें। तो इस पे हम मज़ीद और बात करेंगे। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जब ब्रेक से वापस आते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप इनकी किसी भी तरह हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। चाहिए डॉक्टर के पास जाना है, ये भी एक तरबियत ही है, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग नहीं समझते, अवेयरनेस जरूरी है। और मैं अभी इनसे ऑफर ये बात शेयर करी थी कि डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स भी आपको कंफ्यूज कर देते हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। जो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ वो ये कि देखें जी, ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाले जो वेलफेयर ट्रस्ट होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यहाँ हम लोग नहीं जाते, जिनको हम वी विल रन टू सम अदर हॉस्पिटल जो हमारी फैसिलिटी भी होगी, जहाँ हमें जाना आसान होगा। ये वो लोगों के लिए, जैसे आपने कहा, जो डोमेस्टिक स्टाफ हो गया हमारा, या वो लोग जो नहीं साहिब हैसियत। यही सुनने को मिलता है कि जी आपने कहा हमने सिविल हॉस्पिटल के साथ एफिलिएट हो गए, हमने ये काम शुरू कर दिया, और भी 2-3 ऐसे लोग आए जिन्होंने बताया हमें, एनजीओज़ ने, कि हम साथ मिल गए। फिर भी वहाँ जब जाया जाता है तो इनकी ये शिकायतें होती हैं, जी बाजी हम तो लंबी लंबी लाइनों में बैठे। मैं खुद 2 लोगों के साथ गई हूँ, मैंने वहाँ जाके कहा कि ये कल आई हैं, इनको किसी ने ट्रीट नहीं किया, यानी वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा था। आप कर रहे होंगे अपना काम, ये क्यों होता है? उसका बहुत सिंपल रीज़न बताया था, और आपने उसका आंसर खुद दे दिया था। चूँकि साहिब इख्तियार इन अस्पतालों में नहीं जाते तो इन अस्पतालों का पुरसाने हाल कोई नहीं होता। हमने जो ये अस्पताल बनाए हैं, जो 5 इमरजेंसी चलाए हैं, सबसे पहले ये फुली कंप्यूटराइज्ड है, पेपरलेस है, क्योंकि जब तक कंप्यूटर पे डेटा नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा किस बीमारी पे क्या दवा दी गई, कितनी देर में दी गई। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है
और उसको 100 से ऊपर बुखार है तो उसको एंटीबायोटिक 1 घंटे में लग जानी चाहिए। सही। वरना उसके मरने का चांस हर 10% बढ़ जाता है हर घंटे में। जी। आपको कैसे पता चलेगा कि उसको 1 घंटे में एंटीबायोटिक लगी? जब तक आप कंप्यूटर पे डेटा एंटर नहीं करें। तो ये प्रोटोकॉल्स होती हैं। तो आपने, हमारा जो उर्दू में जो हमारा मोटो है वो है इश्क, इल्म और अमल। आपको अपने काम से इश्क होना चाहिए, आप ट्रेंड हो यानी आपके पास इल्म हो, लेकिन आलिम बेअमल ना हो, उस पर आप अमल करें। और अमल उसी तरह होता है जिसमें कहते हैं केयर नॉट डॉक्यूमेंटेड इज केयर नॉट गिवन। तो अब आप हमारे पास आते हैं तो हमें यह पता है कि 3 मिनट के अंदर वो एक नर्स देखती है, 60 मिनट के अंदर डॉक्टर देखता है, 4 घंटे के अंदर डिस्चार्ज होते हैं। हर पेशेंट को एक SMS जाता है आप मुतमईन हैं या नहीं। तो हमारे पास इस वक्त 80% पॉजिटिव रेटिंग है। अमेरिका में जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क है पेशेंट सेटिस्फैक्शन का इमरजेंसी का, वो 65% है। तो हम बेहतरीन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन गवर्नमेंट सेंटर्स में, जहां 500 मरीज़ रोज़ाना आते हैं। जिन सरकारी अस्पतालों की आप बात कर रही हैं वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहाना बहुत ज़्यादा है क्योंकि वॉल्यूम की वजह से नहीं कर सकते। लेकिन अभी नात में आपने जिक्र किया बाबुल इल्म का, तो मैं ये कहूँगा कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, तो ये वाला जो काम है वो ज़रूरी है। जिन प्राइवेट अस्पतालों की बात की वहाँ 50 बच्चे आते हैं, यहाँ 500 पे आप उससे बेहतर सिस्टम इम्प्लीमेंट करें तो ये होता है हक़ शब्बीरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आपका जो है, आप GM कम्युनिकेशन है, तो आपका वैसे नॉर्मली किस तरह का है जॉब? आपकी क्या है? कम्युनिकेशन से मुराद आपका ड्यूटीज क्या करना है, किस तरह से है? देखिए, हमारी हम जिस इसमें काम कर रहे हैं बच्चों की ज़िंदगियां बचाने में, जैसा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो उसके लिए पैसे लाना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो हम फंड रेजिंग करते हैं, जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। आपका क्या फंड रेजिंग के अलावा अवेयरनेस देना भी है? क्योंकि आप अभी आए हैं ना, मैं उसको गारंटी कर सकता हूं कि जो लोग हमारे देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि जी हमारे गिरदो नवा में कोई हॉस्पिटल्स भी हैं और इसमें आप जैसी NGO काम नहीं पता होगा। तो अवेयरनेस कैसे आप दे रहे हैं लोगों को, किस तरह से? इसीलिए मैंने सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि हमें तो प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं कि हम अवेयरनेस, हमें लोग आपके ज़रिए और इसी तरह दूसरे चैनल्स, अखबारात, सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। क्योंकि देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा, डोमेस्टिक स्टाफ, हमारा इंटरेक्शन गरीब हमारी आवाम से होता है किसी ना किसी तरीके से, और हम उनको ये बताएं कि आम आवाम को पता चलेगा तो वो बताएगा। जैसे आपके शो के जरिए किसी को पता चलेगा तो वो बताएंगे कि आप सिविल हॉस्पिटल या जिना या तो पता चल ही रहा है, लेकिन आपका अपना अवेयरनेस का कोई मैकेनिज्म है? कोई मैकेनिज्म है कि आप किस तरह पब्लिसिटी करते हैं, कैसे लोगों को आगाही फराम करते हैं? आगाही कैसे फराम करते हैं? बिल्कुल, वो यही है कि हम वर्ड टू वर्ड हम लोगों से, और ज्यादातर देखें लोग पैसे देते हुए देखते जरूर है कि हम किसी को दे रहे हैं और कहाँ आया वो सही जगह इस्तेमाल हो भी रहे हैं कि नहीं। तो हमारा बड़ा सिंपल सा मॉडल है, और रिक्वेस्ट भी यही होती है कि जिसने पैसे देने हैं वो आके पहले हमारा काम खुद दे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल ओपन है। हमारे सारी इमरजेंसीज के नाम हमारे वेबसाइट पे हैं, जिसने जो भी कन्वीनियंटली जहाँ जाके जिस तरह मर्जी डॉक्टर से बात करनी है, प्रोटोकॉल्स चेक करने हैं, फार्मेसी वो आके कर सकते हैं, कोई सब क्रिस्टल क्लियर है, कोई ऐसी डाउट्स नहीं है। ये मैं कहना चाहूँगी एक दफ़ा फिर से कि अगर आप कॉल करते हैं, आपने इनसे बात करनी है, आपको हेल्प करना चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट का भी बता दीजिएगा, अपने पेज का भी। उसके अलावा प्लीज़ ये एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि आप कॉल्स करें टॉपिक पे बात करने के लिए, आपने कोई क्वेश्चन करना है आप ज़रूर कॉल करें। यहाँ पे उम्रे की टिकट वाला आंसर आपने नहीं देना। आप लोग कॉल करते हैं, वो ऊपर से हमें बताते हैं कि जी प्लीज़ ये क्लियर कर दें कि यहाँ आपने उम्रे की टिकट का जवाब नहीं देना, आपने फेसबुक पे आपने जवाब देना है, लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ जवाब देना है उम्रे की टिकट के लिए। यहाँ सिर्फ जो बात चल रही है उस पर बात करने के लिए आप हमें प्लीज़ कॉल कीजिए। जी जी मैं डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब आपके जो है ये सारा का सारा आपने, चूंकि आप अडॉप्ट किया, आपने चिल्ड्रन वार्ड आप अडॉप्ट करते हैं, तो क्या आपका बजट कितना होता है पर ईयर, पर एनम क्या बजट है आपका? और दूसरा ये कि कराची से बाहर आप अपने इस NGO को एक्सपेंड करने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते, वो भी ज़रा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बजट बहुत कम चाहिए।
एक बच्चे का ट्रीटमेंट देने के लिए, ज़ाहिर इमरजेंसी में कोई शौकिया नहीं आता, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो हमारा खर्चा 700 रुपये होता है फी बच्चा 700 रुपये का खर्चा होता है, जिसमें 55% कॉस्ट हमारे अमले की है, सैलरीज हैं, 30% कॉस्ट उन दवाओं की है जो हुकूमत की दवाओं के अलावा एडिशनल हमें खरीदनी पड़ी, तो 89% तो ये है, बाकी फिर ओवरहेड से। तो इसकी वजह से जब हमारा एक इमरजेंसी सेंटर, अब हमारे जो इस साल 9 कंप्लीट हो जाएंगे, तो 9 सेंटर चलाने के लिए हमें तकरीबन रुपए की ज़रूरत है। और हमें फ़ख्र है कि आज तक हमने जो 6-7 साल में चलाया है, हमें सिर्फ पाकिस्तानियों के पैसे से ही हमारा काम चला है, बिकॉज जब बच्चे पाकिस्तानी हैं तो पैसे देने वाले भी पाकिस्तानी होने चाहिए। और कराची में अपना मॉडल टेस्ट किया, इसको बेहतर किया, एक क्रिटिकल मास्क डेवलप किया। अब हमने इस पीर से जो अब 6 दिन पहले पीर को नवाबशाह में हमारा इमरजेंसी सेंटर का इफ्तिताह हो चुका है, और इंशाल्लाह जून में लाड़काना में हो जाएगा, और सिंध में 2 और शहर हैं बड़े, हैदराबाद और सक्खर, उसमें दिसंबर तक इंशाल्लाह हो जाएंगे। हुकूमत से MOU साइन। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि थरपारकर को भी जरा कंसीडर करें, क्योंकि हर साल थर में बच्चे बहुत ज्यादा मरते हैं। हम एक कॉल ले लें डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हूँ, कहाँ से? मैं सबीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, फरमाइए। सबीन, मुझे आप लोगों का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त लगता है, मैं आप लोगों का प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू। आमना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आमना आप मेरी बहुत बहुत फेवरेट है, अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ जो आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। इतना ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और मुझे तो नॉलेज ये प्रोवाइड करें, आई एम वेरी लकी कि मैं इनके साथ शो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नॉलेज मिलती है। और एक छोटी सी बात मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ कि तालीम और तरबियत की हम जो बात करते हैं बच्चों के हवाले से जी, तो मेरे ख्याल में हम जब कहते हैं कि जो बच्चा जब छोटा होता है तो वो 5 साल तक की उम्र में ही मेरे ख्याल में उसको चीजों को सिखा देना चाहिए। जब हम कहते हैं कि बच्चा छोटा है, ये इसको नहीं पता, या इसको इन चीजों का मतलब किसी भी बात कहते हैं कि इसको नहीं पता चलता, लेकिन हमें उसी एज में बच्चों को तरबियत देनी चाहिए ताकि वो अगली उसकी शख्सियत बनती है। ट्रू, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आपने। बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर की है, जो आई थिंक अमूमन हर घर में ये बात लोगों को समझ आ जाए। जो यंग मदर्स हैं, जो अब इस दायरे में आएंगी, जो माएँ बनेंगी, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बच्चा वही करता है जो माँ करती है। और हमें भी बड़ा टाइम लगा सीखते सीखते, लेकिन सीख लिया हमने। और हम वही करते हैं जो हमें प्रोड्यूसर कहते हैं, और प्रोड्यूसर ने कहा है कि हमें एक ब्रेक लेनी है, तो हम हुकूमत के 4 टीचिंग अस्पताल हैं जो सक्खर, जामशोरो, नवाबशाह और लाड़काना में है, और इंशाल्लाह इन चारों में इस साल के आखिर तक चिल्ड्रन इमरजेंसी हम लोग चला रहे होंगे हुकूमत की टीम के साथ मिलके। तो ये बिल्कुल मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड, किसी माँ बाप को ये नहीं कहा जाएगा दवाई बाहर से लेकर आओ, सारी दवाई इमरजेंसी में नहीं मिलेगी, जो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों का, तो उसमें हमने कराची में, न्यू कराची में एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहाँ पर, और अब मिट्टी में थरपारकर में इस्टेब्लिश किया है टेलीमेडिसिन, ताकि वहाँ के डॉक्टर्स को ट्रेन कर दें, और उन डॉक्टर्स को हम ऑडियो और वीडियो के थ्रू बच्चे के बारे में मशवरा दे सके। क्योंकि ये एक्सपर्ट ओपिनियन जो होती है ना, जब आप कहते हैं मुझे बीमारी है, मुझे 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन ले लूँ, तो जब आपके पास 10 मिनट है एक बच्चे को बचाने के लिए और 2 डॉक्टर्स उसको देख रहे होंगे, तो बेहतर इलाज हो सकेगा। तो हमारा सिविल अस्पताल में हमने अपना टेलीमेडिसिन का हेड ऑफिस कायम किया है, और आज की टेक्नोलॉजी में, और यही टेक्नोलॉजी हम इंशाल्लाह चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में फैले। 1100 सरकारी अस्पताल हैं, ये याद रखिए कि सरकारी अस्पताल में सिर्फ गरीब आता है। जी बिल्कुल, सिर्फ गरीब आता है। एक स्टडी की थी गवर्नमेंट ने, 96% लोग जो अस्पताल में होते हैं वो ये कहते हैं सरकारी में हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज आपके 1/3 लोग जो पॉवर्टी में रहते हैं, जो $1 a डे से कम रहते हैं, जब उनका बच्चा बीमार होगा वो सरकारी अस्पताल ही जाएंगे। तो उस सरकारी अस्पताल को बेहतर करना हम सबका फर्ज है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप एक सवाल पूछ रही थी। एक सवाल ये भी था, और मैं डॉक्टर साहब से भी ऑफर बात कर रही थी, बहुत अच्छी इन्होंने बात की। जैसे मैंने कहा कि किसी चीज़ को लाइट ना लें। अगर आपके घर में बच्चा बीमार है, आप घरेलू टोटकों में, और ये होता उन्हीं जगहों पे है जो, जैसे उन्होंने कहा कि जो वो तबका जिसको लगता है कि जी अस्पताल जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। छोटी सी बात है, जैसे उस दिन मैं आपसे कहती कि पोलियो के कतरे दिलवाने में लोग इतने नखरे,
पता नहीं क्या मिलावट हुई होगी। एनीवेज, खांसी से या निमोनिया से बच्चा नहीं मरता। बच्चा अगर जाएगा तो वो उसकी एक ग्रेजुअली बीमारी बढ़ेगी। ये आप डॉक्टर साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल। अफसोस की बात यह कि पाकिस्तान में हर साल 92,000 बच्चे निमोनिया से मरते हैं जी, जिसकी एंटीबायोटिक अवेलेबल है, जिसका इलाज अवेलेबल है। लेकिन ये सोचिए कि कोई बच्चा सुबह ये सोचकर नहीं उठता कि मैं आज मैं निमोनिया से मर जाऊंगा। वो 2 हफ्ते पुरानी खांसी होगी, 1 हफ्ते पुराना बुखार होगा, तो ये जब उसको सही इलाज नहीं मिला तो वो बिगड़ते बिगड़ते इस तरह हो जाता है, डिहाइड्रेट हो रहा होगा बच्चा, इस तरह की चीजें। अच्छा दाबिश, आपसे ही मैं पूछना चाहूंगी कि लेट्स सपोज अगर हमें कोई कॉल करता है, दे वांट टू हेल्प यू, कि जी वो एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है और वो उसका इलाज करता है, व्हाट इज द प्रोसीजर? क्या वो एवरी मंथ आपको पे करे, कैसे पहुंचे, प्लीज उसका बता दीजिए। देखिए, हमारी जो ज़कात और डोनेशन कलेक्ट करने का सिलसिला है वो है चेक के थ्रू, हमारे बैंक में डिपॉजिट। हमारी वेबसाइट है childlifefoundation.org, जहाँ पे हमारी सारी बैंक की डिटेल्स मौजूद हैं। इसके अलावा आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करके हम चेक कलेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे हमारी एक बच्चे को ट्रीट करने की कॉस्ट है 700 रुपये, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते रहें और लाख रुपए में आप तकरीबन 150 बच्चों का इलाज सो यू कैन ऑलवेज डिवाइड। अगर आपने मंथली करना है तो आप मंथली कर लें, साल का देना है, 6 महीने का देना है, 3 महीने का देना है, ठीक है, however you want to give। ठीक है। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मोहम्मद बिलावल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, कैसे हैं आप भाई? फिर अल्लाह का आपने। जी अल्लाह का शुक्र। जी क्या कहेंगे आप? जी मैं ये आपने जो टॉपिक रखा है बहुत अच्छा टॉपिक रखा है और मैं जुबैर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी बताइए। प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। जी जी। क्या नाम है, दुनिया न्यूज पे भी। जी जी। का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जुवेदा गांधी के साथ का शो लगता था जी दुनिया न्यूज पे, बहुत कमाल का शो है। और मैं ये कहना चाहता हूँ तलीम और तरबियत के लिए हुकूमत को काम करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे एक नाम है कानून ऐसा पास करेंगे, हर जो गरीब आदमी है वो यानी कि प्राइवेट और एक नाम है स्कूलों में जो है तलीम और तरबियत हासिल है। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच, आपने कॉल की, आपकी मोहब्बत है जी। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि एक तो जैसे इन्होंने कहा कि आप 1 लाख, आप कह रहे हैं कि 1 लाख जो है उस पर 150 बच्चों का इलाज हो जाता है, उसे आप मंथली डिवाइड कर लें जिस तरह से भी आपको ईजी रहे। आपका बजट डेफिसिट कोई होता है, आपको कितना प्रॉब्लम हो जाती है उससे? मैं आपको इस तरह अंदाज़ा बता दूं, पाकिस्तान में रोज़ाना 90,000 बच्चे को इमरजेंसी रूम जाने की ज़रूरत पड़ रही है। ये इतना बड़ा, डेली 90,000। ये जो डिजीज़ प्रेवलेंस के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर आप उसमें से ये कहें कि जो गरीब बच्चा है 1/3 है, तो 30,000 बच्चों को तो रोज़ाना आज पूरे पाकिस्तान में जाने की ज़रूरत है। तो हम उससे, ये है हमारी डिमांड और सप्लाई हमारी इस वक्त बहुत ख़राब है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये कि बहुत काम करना बाकी है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कराची में इस स्टेज पे आ गए हैं कि तकरीबन 2,500 बच्चे रोज़ाना का हम इलाज कर सके अपने 5 सेंटर्स में। तो हमारी कैपेसिटी 2,500 है और कराची में तकरीबन 3,000 गरीब बच्चे रोज़ाना इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है। तो कराची का मसला इंशाल्लाह हल हो गया है, लेकिन पूरा पाकिस्तान हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो जो आपका सवाल है, तो सिर्फ हम नहीं, हम तो दावत देते हैं, बल्कि मैं चाहता हूं कि वो आपका कैमरा है सर, उस पे अगर आप हमारे नाजरीन से बात कर लें, आप जैसे जो भी आपका मैसेज हो। जी, पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 4.5 लाख बच्चे 5 साल से कम उम्र में इंतकाल कर जाते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि इसमें से 80% बच्चे ऐसे हैं जिनकी जान बचाई जा सकती है, और इसके लिए हम सबको, सिर्फ हम हुकूमत पे नहीं, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो हर फर्द को इसमें अपना हिस्सा डालना है। ये बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल हैं, इनको बचाने के लिए साथ आएँ। इसमें बहुत सारे काम करने हैं। एक ज़रूरी काम ये है कि हमारे सरकारी अस्पताल इस काबिल हों, इतने जदीद हों कि वहाँ पर ये अमवात ना हो सकें। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन पिछले 7 साल से काम कर रहा है। इस साल चाइल्ड लाइफ के इंशाल्लाह 9 अस्पतालों में सेंटर कायम हो जाएंगे, जिसमें कराची में 5 हैं, अंदरून सिंध 4 हैं, और हमें इसी काम को आगे बढ़ाना है। आपका ताउन रहा है तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम जब बैठ के बात करते हैं तो यही देखते हैं कि हमारे यहाँ कितना अंधेरा है, लेकिन अगर हम फराज की बात करें, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से का कोई
अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो आइए शमा जलाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका कोई वेबसाइट है कोई जिससे कि राब्ता कर सकें लोग? childlifefoundation.org, childlifefoundation.org, उस पर आप जाइए, उस पर सारी डिटेल मिल जाएंगी, कॉन्टेक्ट डिटेल होंगी, वहाँ पर आप उनसे राब्ता भी कर सकते हैं और अपनी जो भी आप मदद कर सकते हैं इनके लिए माली तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी, और जैसे जो जिस तरह से आप इनसे कांटेक्ट करके इनसे राब्ता कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी, जैसे आपने अभी बजट डेफिसिट की बात करी और एहसन साहब ने जैसे मैसेज दिया, तो चैलेंजेस तो हैं हमारी एनवायरनमेंट में। ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, वो बहुत ताउन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि अल्लाह की मेहरबानी और अभी तक हम 18 लाख बच्चों की जानें बचा चुके हैं अपने 7 साल के अरसे में। और हमारा ये मानना है कि 18 लाख माओं की दुआएं हैं कि हम पिछले साल आपके प्रोग्राम में 3 इमरजेंसी रूम्स के साथ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 और अगले 2 महीने में 7 इमरजेंसी रूम्स इनॉग्रेट। चलें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको और बरकत दे और हौसला दे, हिम्मत दे, तौफीक दे, और आप पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से अपनी सर्विसेज जारी रखें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नाजरीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू और मैं सवाल भी रिपीट कर देती हूँ। जी सवाल भी रिपीट कर देती हूँ। उम्रे की टिकट के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम बताइए, ये इसका आज का जवाब। और ये जवाब हमें फोन पर मत दीजिएगा, ये फेसबुक पे जाके जवाब देना। जी बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतल लिल आलमीन के, मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात
पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सुभान अल्लाह जी। ये थे मोहम्मद हसन रज़ा ख़ान। अभी हमें स्टूडियो में जिन दो मेहमानों ने ज्वाइन किया है मैं उनका तारुफ़ करवा देता हूँ। पहली शख्सियत जो है मेरे साथ, उनका ताल्लुक़ शोबे तदरीस से है और तालीम व तदरीस से चूँकि वो एक बड़े लंबे अरसे से वाबस्ता रहे, बल्कि यूँ कहना चाहिए ज़िंदगी उन्होंने तदरीसी शोबे के साथ गुजारी। स्पेशलिटी जो है उनका एरिया जो है वो शोबा इब्लाग आम्मा, जिसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं, वो है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ अखबारों में आप कॉलम भी लिखते रहते हैं, आज भी लिखते हैं। मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में आप इन्हें इजहार ख्याल करते हुए देखते हैं। मेरे उस्ताद भी हैं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। गो के आपका एरिया भी तदरीस से ही मुताल्लिक़ है, शोबा तदरीस से आपका भी ताल्लुक़ है और आप मुफ्ती हैं, मुफ्ती अफजालुल हक कल्याणवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का। आज का हमारा टॉपिक है नाज़रीन तालीम और तरबियत, क्योंकि हम शायद तालीम और तरबियत को एज ए पैकेज नहीं लेते। हम तालीम का मतलब बस क्वालिफ़िकेशन समझते हैं कि एक डिग्री मुझे मिल गई तो बस मैं तालीमी याफ्ता हो गया। लेकिन डिग्री का मिल जाना या कोई क्वालिफ़िकेशन हासिल कर लेना, क्या यही काफ़ी है या उसके साथ साथ किरदार साजी, तरबियत जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है? उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, तालीम जो है आम तौर पर बस ये कहा जाता है यार कितना पढ़ा है जी, इसने मास्टर्स कर लिया, इसने बैचलर कर लिया, उसने पीएचडी कर ली, बस ये तालीम मुकम्मल हो गई। तालीम के साथ तरबियत का जो एक फुकदान नज़र आता है, क्या वजह है? हम उसको पैकेज के तौर पर क्यों नहीं लेते? हमारे कदीम माशरे में तालीम के साथ तरबियत और तरबियत के साथ तालीम, दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। ये जो जब से जदीद माशरा और जदीद तालीम आई है, उसने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। अब तरबियत का मतलब ये समझा था कि तरबियत घर वालों की जिम्मेदारी है और तालीम स्कूलों और कॉलेजों की। सही है। हालांकि तालीम और तरबियत के अगर मानी पे गौर किया जाए तो तालीम का मकसद है जहन की नशोनुमा। जी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मेंटल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है कि जहन को इल्म से मुरस्सा करके उसकी नशोनुमा करना। बिल्कुल ठीक। और तरबियत का ताल्लुक कैरेक्टर से, कैरेक्टर बिल्डिंग। बिल्कुल हाँ, ठीक। कैरेक्टर बिल्डिंग। तो अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हो जाने का नतीजा ये है कि बकौल अशफाक अहमद, जिनको उनके किसी बाबा ने कहा था, जब उन्होंने अशफाक अहमद ने उनसे कहा कि बाबा आप अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं दिलाते, तो उन्होंने कहा कि तालीम दिला दूंगा तो ये मुल्क के लिए मोहलिक हो जाएगा, नुकसानदेह हो जाएगा। सही। क्योंकि आज तक इस मुल्क को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो तालीम याफ्ता लोगों ने पहुंचाया, जाहिलों ने, नाखानदा लोगों ने नहीं पहुंचाया। तो ये क्यों है? ये तो वो वाली बात हुई कि अफसोस के फिरौन को कालिज की न सूझी। यानी अकबर इलाहाबादी ने इसी तरफ इशारा किया था कि ये जो जदीद तालीम है, जिसको अब हम ये कहते हैं कि ये डिग्री याफ्ता लोग पैदा कर रही है, डिग्री होल्डर्स पैदा कर रही है,
अच्छे इंसान नहीं बना रही है। तो अच्छे इंसान कैसे बनाए, जब तक कि आप कैरेक्टर बिल्डिंग पर तवज्जो ना दें, ठीक है ना। अब जैसे जापान के बारे में मुझे ये मालूम हुआ कि वहाँ स्कूलों में हफ्ते में 2-3 दिन कई घंटे की क्लासेस सिर्फ अखलाक की तालीम पे होती है, एथिक्स सिखाते हैं उनको। सही बात है, ठीक है ना। सही बात है। अब वो अखलाक से जब ताल्लुक़ टूट जाता है तालीम का, तो फिर तालीम मोहलिक इन मानों में हो जाती है कि लोग फिर करियर के लिए वालिदैन को छोड़कर चले जाते हैं, पलट के भी नहीं आते। तो ये तालीम खुदगर्जी पैदा करती है। अच्छा, लेकिन आपने फरमाया कि जदीद तालीम जब से आई है, मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगा, इवन मदारिस में भी हम देखें, अगर मदारिस में जो तलबा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो उनकी तरबियत नहीं हो पा रही, मदारिस में भी जो पढ़ते हैं वो एक रटा रटाया सा सलेबस होता है, कुरान की वो हिफ्ज़ कर लिया जी, फ़िक़्ह हनफी को ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन जो बेसिक जो अखलाकियात है मेरा ख्याल में वहाँ पर भी उसका फुक़दान है। मदारिस में भी ऐसा ही हाल है। जी हाँ जी, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इस वक्त जो है ना उम्मत मुस्लिमा मजमूई हैसियत से कुछ ना कुछ जो ना अखलाक़ी मेयार में और मामले में बहुत पीछे की तरफ चल रही है ज़ाहिरी एतबार से, और ख़ास तौर पर उसमें पाकिस्तान जो है, अहले पाकिस्तान बाज़ एतबार से बहुत ज़्यादा उसमें पसमानदगी नज़र आती है। जैसे कि गुफ्तगू है किरदार के हवाले से, गुफ्तगू का भी एक बड़ा जो ना दखल होता है। इसी तरीके से आपके रवैये का भी अमली तौर पे इन तमाम चीज़ों से जो ना मिल के एक इंसान जो ना वो उसका कोई मेयार सामने आता है। अल्लामा इकबाल ने तो गुफ्तगू में कहा, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, गुफ्तार में भी अल्लाह की बुरहान और किरदार में भी होनी चाहिए। बिल्कुल है नहीं, और बिल्कुल सही बात है। तो उस एतबार से जो है ना अखलाक का मेयार अल्लाह ताला ने अपने हबीब के ज़रिए से बहुत बुलंद रखा है, और वो इस्लाम के 5 शोबों में से एक बड़ा शोबा है अखलाकियात। और क़यामत में भी अखलाक, हुज़ूर ने फरमाया जिसके नाम अमाल में ज़्यादा होंगे, अखलाक जितने अच्छे होंगे उतने वज़नी होगा उसका नाम अमाल। तो आज जो है ना अखलाकी एतबार से तरबियत हो नहीं पा रही लग रहा है, या कहीं हो रही है तो बहुत अच्छी हो रही है और कहीं नहीं हो रही तो बिल्कुल ही नहीं हो रही। जैसे अभी शुरू में जो बात आई कि घर वाले समझते हैं कि स्कूल में या तालीम गाँव में जो है ना तालीम तरबियत होगी, वो समझते हैं घर वाले देंगे, वो बीच में लटक गए, बच्चा बीच में, हाँ, ना इधर के रहे ना उधर के, ना खुदाई मिला ना विसाले। तो एक अजीब सा मामला हो गया कि जिसमें लटके, हालांकि तरबियत छोटी छोटी बातों से हो जाती है। हमने अपने बड़ों को देखा कि वो अमलन जो ना हमें चीज़ें सिखाई उन्होंने, जैसे आपने भी, हमने जो दौर देखे हैं कि उसमें ये होता था कि खाने में जब बैठे हुए हैं तो वहाँ छोटी छोटी बातें सिखा रहे हैं, लुक़मा ऐसे बनाइए, लुक़मा ऐसे रखिए, या बड़े का वेट कीजिए कि पहले वो खाना डाल ले, बिल्कुल ऐसे इंतजार की, छोटी छोटी बातें सिखाते रहे। उसमें जो ना वो खुद ब खुद तरबियत हो गई। बिल्कुल, तो तरबियत जो ना आसान है बहुत इस हवाले से। मैंने ये भी देखा है डॉक्टर साहब कि जब मैं अपने बचपन की बात करूं, हमारे बचपन में इस तरह की जो छोटे छोटे जो बच्चों के रिसाले आते थे ना, नौनिहाल हो गया, तालीम और तरबियत हो गई, उसमें भी बड़ी सबक आमोज किस्म की कहानियां होती थी जिसमें कोई ना कोई लेसन होता था, वो बच्चे के दिमाग में नक्श हो जाया करती थी, छोटी छोटी चीजें बैठ जाते थे, वो भी इसका भी फुकदान है। पहली बात तो बिल्कुल ये बात ज़हन में वाज़ेह होनी चाहिए कि बच्चे जो है ना वो कानों से नहीं सीखते, वो आँखों से सीखते हैं। बच्चे लफ्ज़ों से नहीं सीखते हैं, रवैयों से सीखते हैं। और इसलिए बच्चों की तरबियत में, नई नस्ल की तरबियत में मैं कहता हूँ अगर कोई भी तब्दीली आएगी तो सबसे पहले 2 तबकों के अंदर आनी चाहिए, एक असातिज़ा, दूसरे पेरेंट्स। इसलिए कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में जो लोग जाते हैं वो इन्हीं दो इदारों से निकल के जाते हैं। ये 2 पिलर हैं, मेन पिलर। सही बात है। जिंदगी कोई भी शोबा उठा लीजिए, वो तिजारत हो, सनत हो, कोई भी शोबा। तो इसलिए असातिज़ा का किरदार और पेरेंट्स का किरदार बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल सही है। अगर असातिज़ा में मोहब्बत नहीं होगी, खिदमत का जज्बा नहीं होगा, रवादारी नहीं होगी, तरसील इल्म का और ख़ुद अपने लिए तहसील इल्म का जज्बा नहीं होगा, तो वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। जो कमी स्कूल में रह जाती है, कॉलेज में रह जाती है, वो कमी घर में पूरी होनी चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों के सिलसिले में बहुत ही यानी कंसर्न होना चाहिए। अब मैं ये देखता हूँ कि पहले जैसी माएँ थी ना, वो फना कर देती थी बच्चों में अपनी ज़ात को। अब जो नई माया आई हैं, मैं कहता हूँ तालीम की वजह से वो यकीनन बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं, तो लेकिन वो कहती है कि मेरी भी तो कोई ज़िंदगी है, क्या मैं हर वक्त बच्चों ही में लगी रहूँ? वो है ना, दूध है पाउडर का और तालीम है सरकार की। तो इसलिए जो है अब वो बात तो नहीं है। तालीम ने
अपने हुकूक का जो शऊर पैदा किया है खुद वालिदैन में भी, खुद असाज़ा में भी, ये चीज़ जो है अपने एतदाल से निकल कर ख़राब हो गई है। और अब हम उस तरह से असाज़ा अपने आप को तलबा में फना नहीं करते, पेरेंट्स अपने आप को अपने बच्चों में फना नहीं करते। लेकिन डॉक्टर साहब आपने जैसे ये भी बात की और इन्होंने कहा कि नई माएँ, लेकिन अगर एक माँ बैलेंस रख रही है कि वो बच्चों की तरबियत भी अच्छी कर रही है और फिर अगर अपनी जिंदगी भी साथ साथ गुजारी, तो इसमें कोई मजाका नहीं, कोई मजाका नहीं है, कोई मजाका नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल ही कंसर्न ना हो। लेकिन दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है ना, वो एतदाल कायम करना है जी। हम मुतदिल नहीं रहते, किसी न किसी तरफ हम झुक जाते जी, बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन बैलेंस तो लेकिन अगर कोई एतदाल के साथ अपने मामलात को कर रहा है तो उससे बेहतर तो आपसे तो इन्होंने शिकायत की, कोई शिकायत नहीं मैंने इसलिए क्लियर किया कि देखिए जो हमारा तो चलता रहता है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसलिए मैंने ये बात मेंशन की कि ये मैं एक यहाँ नई माओं में से नहीं हूँ, यहाँ बहुत सी हमें देख रही होंगी इस वक्त, तो वो अंदर ही अंदर ये सोच रही होंगी कि क्या मैं ये कर रही हूँ तो मैं गलत तो नहीं करी। लेकिन अगर कोई बैलेंस लेके चल रहा है तो देखिए जो व्यूअर देख रहा है ना, वो आपकी बात को समझेगा और आपकी बात को सुनेगा कि एक इंसान इतनी दयानतदारी की बात कर रहा है, तो इसको समझो। और देखिए तरबियत के मामले में मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे अहम चीज़ जो है ना, वो जिंदगी को हम किस जाविये से देखें, ये सिखाना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, जो आपने तरबियत की बात की ना, और माँ की, मैं भी हम यही पहले बात करते थे कि जो एक माँ होती है उसकी तरबियत एक डिफरेंट होती है, वहीं से पता चल जाता है कि बच्चे में कितनी तमीज़ है। मैं ये सिर्फ कहती हूँ कि आजकल की माओं में एक और बड़ी गलत चीज़ है कि जब आप बच्चे को कोई दादा या दादी या नाना टोक रहा है, जैसे पहले मैंने कहा कि वो बोलते हैं कि इस तरह मत करो, वो भी गलत है, लेकिन अगर वो कोई अच्छी बात समझा रहे हैं तो ये ना कहें नहीं मेरे बच्चे को तो आदत है ऐसी, ये गलत। ये क्यों है पता है? बच्चों के सिलसिले में सेंस ऑफ पोजीशन कुछ बढ़ गया है जी, बढ़ गया है। ये मेरा बच्चा है, अगर इस पर एतराज किया जा रहा है तो असल में इस पर नहीं, मुझ पे एतराज किया जा रहा है, मेरी तरबियत पे एतराज किया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों की इस्लाह पड़ोसी भी कर रहे हों तो वो भी बहुत अच्छी, यहाँ तक कि कोई राहगीर भी किसी अच्छी बात को समझा रहा हो बच्चे को, तो उसको खुशामदीद कहना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पहले हमने जो है ना अपने दौर जो देखे हैं, बहुत पुराना तो नहीं है लेकिन करीब के ये 35 से 40 साल ही गुजरे हैं, उस वक्त ये आम थी चीज़ कि हर बड़े का अदब होता था जी, हर छोटे पे महल्ले में आप देखते थे वो चौपालों पे वो बड़े बूढ़े बैठते थे, तो वो सारे लोग उनसे, वो बच्चे जो है उनके बहुत अदब एहतराम था, उनसे सीखने के मामलात थे, डांट डपट या कोई चीज़ की मतलब बहुत कम नौबत आती थी। क्यों कि तरबियत ऐसी चलती थी उमूमी सतह पे बहुत ज़्यादा। ये भी हमने डिस्कस किया उस दिन के बच्चों के अंदर सलाम करने का भी एक तमीज़ नहीं माँ बाप डालते कि जी बच्चे अगर घर में कोई आ जाता है तो एटलीस्ट आप उनको सलाम करना तो सिखाएं कि अस्सलाम वालेकुम कहना। लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि जदीद तालीम जब से आई है ये प्रॉब्लम हुआ है। मैं जदीद तालीम की बात को ले लेता हूँ। आप अमेरिका में देख लें, आप इंग्लैंड में देख लें, वहाँ पर तालीम जो स्कूल हैं, स्कूलों में भी ये सिखाया जाता है कि बच्चे को सिखाया जा रहा है कि कचरा जो है वो डस्टबिन में तुम्हें फेंकना है, तुम्हें जो है रोड कैसे क्रॉस करनी है, तुम्हें किस तरह लोगों की हेल्प करनी, बच्चों को स्कूल में सिखाया जा रहा है। जदीद तालीम है ना वो, नहीं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं ऐसा ये नहीं है। मुराद ये है कि हमारे डॉक्टर साहब आपका वो मैं जी डॉक्टर साहब मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए हमारे यहाँ जो जदीद तालीम आई है वो अंग्रेज़ों के आने के बाद आई। ठीक है ना, ठीक है। अंग्रेज़ों ने आकर जब अपना निज़ाम तालीम यहाँ मुतारिफ़ कराया तो वो निज़ाम तालीम हमारे कदीम निज़ाम तालीम से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमारे कदीम निज़ाम तालीम की बुनियाद जो थी वो उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते पर कायम थी और इनफरादी तवज्जो पर कायम थी कि उस्ताद और शागिर्द का जब एक बार रिश्ता कायम हो जाता था तो ताज़िंदगी रहता था, कभी ख़त्म नहीं होता था। और उस्ताद सिर्फ मदरसे के या मकतब के अंदर ही नहीं बल्कि उस शागिर्द के ज़ाती मामला, ज़ाती मसाइल, ख़ानदानी मामला सब में दिलचस्पी लिया करता था। तो वो एक रिश्ता ऐसा था कि जो सारी ज़िंदगी के लिए होता था। ये जो नई तालीम आई, ये तालीम क्लासरूम टीचिंग पर मुश्तमिल थी कि क्लास में 20, 25, 50 तालिबिन बैठे हैं, एक निसाब मुतय्यन है, उस्ताद आता है 50 मिनट का लेक्चर दे करके वो चला जाता है। उसके बाद क्लासरूम के बाद वो ताल्लुक कायम नहीं होता, नहीं रहता। तो जब वो क्लासरूम के बाद वो ताल्लुक कायम नहीं होगा
तो शागिर्द और उस्ताद का वो रिश्ता कैसे कायम होगा जो हमारे कदीम निज़ाम तालीम में था? हाँ, वो नहीं है होगी। तो इस वजह से दूसरी बात ये कि हमारे कदीम निज़ाम तालीम में इकोनॉमिक फैक्टर तालीम में नहीं था। नई जदीद तालीम में तनख्वाह आ गई कि उस्ताद की प्रमोशन का मसला, उसकी तनख्वाह का मसला, उसकी अपनी ज़िंदगी का मसला। तो अब आहिस्ता आहिस्ता तालीम जो है वो तिजारती शक्ल इख्तियार कर गई, और आज की तालीम जो दी जा रही है उसका सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि वो उसका गर्ज़ व गायत ही एक तिजारत है, यानी तालीम तिजारत बन गई है। जितनी प्राइवेट स्कूल्स हों, निजी यूनिवर्सिटियाँ हों, सब में आप देखिएगा कि किसी तरह से तालीम की जेब से, उसके पेरेंट्स की जेब से ज़्यादा से ज़्यादा फीसें नहीं, आए दिन उस पर इतराज़ात, हंगामे और वॉक वगैरह होते रहते हैं। तो बात सही है, बिल्कुल ठीक है। ये कदीम निज़ाम तालीम में तो ये माली मुनाफे का कोई तस्वुर ही नहीं था। तालीम में माली मुनाफे, ये जदीद तालीम में जो है ये पैसा आ गया है। और इस चीज़ ने, और सच्ची बात ये है कि देखिए आज हमारे माशरे में ही नहीं पूरी दुनिया में जो मैं कहता हूँ हाहाकार मची हुई है ना, इसकी सारी बुनियादी वजह है ज़रपरस्ती, जिसने हम ज़रपरस्ती पे आपने जो तवज्जो दिलाई ना, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े स्कूल्स हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वो कहते हैं जी आप बुक्स भी हमसे खरीदेंगे, कॉपीज भी हमसे खरीदेंगे, बैग भी हमसे खरीदेंगे। बल्कि वो एक लतीफ़ा आ रहा था कि जी ये भी हमसे लें, ये भी हमसे लें। तो वो पेरेंट कहता है कि जी तालीम कहाँ से लें? तालीम अपने घर से जाकर लें। यानी हर चीज हमसे लें, बाकी तालीम अपने घर से जाकर लें। नहीं, उसमें एक बात और भी है कि स्कूल ये भी फराहम करेगा, ये भी फराहम करेगा, तो वालिद कहते हैं कि क्या बच्चा भी फराहम करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने जब हमारी मर्जी हम कहीं से भी बुक्स लें, लेकिन ये हमारे लिए कंपल्सरी हो गया हुआ है कि जी हमने बुक्स भी वहीं से लेनी है, हमने शार्पनर भी वहीं से लेना है, स्टेशनरी भी। ये बहुत आपने सही कहा। तालीम कहाँ से भी बात, क्योंकि देखा ना घर पे जो है ना ट्यूटर। अच्छा देखिए, आज ये बात टीचर्स की हो रही है, तालीम की हो रही है, तो मुझसे रहा तो जाएगा नहीं। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, देखें जैसे इन्होंने कहा कि एक रिश्ता होता है टीचर का और बच्चे का, माँ से भी आपका एक अलग रिश्ता होता है, लेकिन जब आप स्कूल कॉलेज आ जाते हैं तो आपकी जो टीचर्स होती हैं, फीमेल टीचर्स होती हैं, वो भी आपकी माँ की तरह होती हैं। अगर आपको अपनी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आप अपना फेवरेटिज्म भी वहाँ ना दिखाया करें कि 3 स्टूडेंट्स को आपने बहुत फेवरेट किया हुआ है, 1 2 4 स्टूडेंट्स को आपने बुली करना है। मैं इस चीज़ से गुजरी हुई हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे सुबह जिक्र किया अभी जब हमने शो शुरू किया कि मेरी एक टीचर थी, वो हमें जब आती थी पढ़ाने, लेक्चर दे रही होती थी, आप यकीन करें मुझे आज तक वो याद है, उनका नाम मिसेस हिदायतुल्लाह है, और वो इतने अच्छे लेक्चर्स देती थी कि उनकी सिखाई हुई बातें हमेशा याद रह गई। वो कहती थी ठीक है मैं लेक्चर तो दे रही हूँ, ये तो नोट्स बनवा रही हूँ, लेकिन जो मैं बता रही हूँ ये जिंदगी भर काम आएगा। देखिए, और कुछ ऐसी टीचर्स होती थी, क्योंकि मैं एक बहुत शरारती बच्चा थी, तो वो मुझे हमेशा बुली करती थी और कंपैरिजन करती थी। बच्चा थी से क्या उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता क्या है? मैं सिकंदर आजम जो बड़ा मशहूर फातेह गुजरा है, उसके उस्ताद थे अरस्तु जी, जो बहुत ही मशहूर एरिस्टोटल। तो सिकंदर आजम ने एक मरतबा जो ट्रिब्यूट पेश किया अरस्तु को, अपने उस्ताद को, वो क्या था? उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी पर मेरे वालिदैन के एहसानात हैं या मेरे उस्ताद के एहसानात हैं। एहसानात की शक्ल क्या है? वालिदैन मुझे आसमान से ज़मीन पे लाए और उस्ताद ने मुझे ज़मीन से फिर आसमान पे पहुंचा दिया। ये जी। तो जब तक कि ये रिश्ता कायम नहीं होगा, ये उस्ताद जो है ये सोचे कि मेरा तालिब इल्म जो है ज़िंदगी में आला मकाम हासिल करे जी, इल्म के जेवर से आरास्ता होकर। तो अगर तालिब इल्म आगे बढ़ता है और कोई मकाम हासिल करता है या उसका कद बुलंद होता है, तो उसके कद में उस्ताद का कद शामिल होता है, उसकी सारी लियाकत। इसीलिए देखिए जब अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया जाने लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मेरे उस्ताद को, मौलवी मीर हसन को खिताब दिया जाए। तो हुकूमत ने पूछा कि भाई उन्होंने कोई किताब लिखी है? आपने तो किताब लिखी है। उन्होंने कहा मैं उनकी तसनीफ हूँ। इकबाल ने कहा मैं उनकी तसनीफ हूँ।
तो पहले अल्लामा इकबाल के उस्ताद मौलवी मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब दिया गया, उसके बाद अल्लामा इकबाल ने सर का खिताब कबूल किया। स्कॉलर्स का सूरज। जी मुफ्ती साहब आप कुछ कह रहे थे अभी, आप इसमें कुछ ऐड कर रहे थे। हाँ अच्छा, मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ चीज़ कि ये तो हम तालीम की बात करें, जो हम स्कूल जाके हम अपने टीचर्स की बात करें, घर में माँ बाप को क्या तरीका अपनाना चाहिए अपने बच्चों को बिल्डअप करने का, अपनी अपब्रिंगिंग करने का बच्चे की? अभी जो शुरू में बात आई थी ना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद उसमें मुझे याद आ रहा था बड़ा ज़बरदस्त से, वो कि लैसल खबरु कल मुआयना, कि ख़बर जो होती है ना वो मुशाहदे की तरह नहीं होती। फिर हुज़ूर ने उस पर मिसाल दे के समझाया हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की, कि मूसा कलीमुल्लाह जो थे वो जब वहाँ गए कोई तूर पे हाँ किताब लेने, तो जब वापस तशरीफ़ लाने के बाद जो मंजर देखा सारा बिगड़ा हुआ और सारा उलट पुलट देखा, तो वो गुस्से में आके सारी तख्तियाँ फेंक दी, बड़े गुस्से से पटक दी जिसे कहते हैं ना हम लोग आपसे। तो जी इधर से कंटिन्यू कर लेंगे, ये मुझे पता है ये तालीम के खिलाफ है, लेकिन हमें चिकन खागीना जो कि अंडे और चिकन के कीमे से बना था, और इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही है। अब जब हम इसे अफ्तार के बाद खाएंगे, लुत्फ़अंदोज़ होंगे, तो फिर कल हम आपको फीडबैक देंगे कि रोज़ाना की तरह जैसे अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, तो इसमें इन्होंने खुशबू तो बहुत मज़े की है। अब जी बनने जा रहा है एक मशरूब। हाँ, अब स्मूदी बन रही है, योगर्ट एंड डेट स्मूदी, खजूर के साथ बनेगी ये। इसके लिए आपको क्या चाहिए? खजूरें चाहिए, जो है ना, मैं तो इसी को देख के आधा कप के करीब खजूरें हैं, इसमें बीज निकाल दिए थे, और इसको चाहे तो चॉप कर लें, चाहे तो इसको हाफ हाफ करके ऐसे ही ऐड। ठीक है, ठीक है। ये आपने पूरी इसमें डाल दी। ठीक। ऑरेंज जूस है 1 कप के करीब, ये इसमें चला जाएगा। सही है। अच्छा, ये ऑरेंज जूस आपने कोई नए तरीके से बोल में डाला है? जी, क्योंकि वो गिरने का खतरा और ये दही है, इसमें चीनी वीनी कोई ऐड नहीं होगी क्योंकि खजूर की अपनी मिठास होती है। तो और इसमें 2 केले ऐड होंगे। ठीक है। अब आप ये सोचे कितनी हेल्दी ये होगी, बहुत रिच केले भी हैं। और आप सोचे कि मुझे मशरूब कैसे आया वर्ड, वरना मैं इतनी कोई खालिस नहीं वो बोलती उर्दू। जब मैं पहला रमज़ान शो करती थी तो आगा साहब हमारे साथ होते हैं, हकीम आगा साहब होते थे, तो वो मशरूब बनाते थे। तो मैं तब से ये सीखा मैंने वर्ड के मशरूब कहते हैं, ये जो हम ड्रिंक्स बनाते हैं इनको मशरूब कहा जाता है। बस इसको अच्छा सा ब्लेंड करें, ब्लेंड करने के बाद बर्फ़ के साथ इसको सर्व करें। ठीक है। अच्छा, वो ऑरेंज जूस का जो है वो रंग आ रहा है, और साथ साथ खजूर भी ब्लेंड हो गई है, और देखिए दही भी है इसमें, खजूर भी है, केले भी हैं। खजूर वैसे आपको ताकत देती है, केले एक अच्छी चीज़ है, आपको खानी चाहिए केला बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा इसमें आपने देखा दही, जो आपकी जितनी भी प्यास आपको लग रही होती है वो ख़त्म करता है, और दही वैसे भी बहुत अच्छा होता है। आपको मैं बताती भी चलूँ कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस जो है वो पाई जाती हैं, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाती है। दही एक इन्फेक्शन सही करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो यूज़ करना चाहिए। हो गया आपका रेडी? जैसे कि इतनी गर्मी पड़ रही है तो उसमें तो दही वैसे ही फ़ायदेमंद है, दही से बनी हुई चीज़ें खाएं। और ये हमने घोटाला चिकन के साथ हमने चिकन खागीना के साथ हमने ये रख दी। अब हम चलते हैं ज़ुबैर साहब के पास। ज़ुबैर साहब हंस रहे हैं मेरी बातों पे। नहीं, बस मैं महसूस हो रहा था बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो वेरी मच आमना। मुफ्ती साहब से ब्रेक से पहले बात हो रही थी, मुफ्ती साहब की बात कुछ अधूरी रह गई थी, ब्रेक आ गया था बीच में। मैं चाहूँगा पहले वो बात आप मुकम्मल कर लें मुफ्ती साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात वहीं से चली थी कि जो तालीमी सिलसिलों में या तरबियत के हवाले से, कि उमूमन जैसे घरों में बच्चों के साथ या अपने तलबा के साथ, शागिर्दों के साथ जो नोयत होती है, तो उसमें जो मुशाहदाती चीज़ें ना वो ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जो है यहाँ पे नकल कर रहा था, मफ़हूम उसका, कि आपने वो वाक़े पूरा बयान फरमा के बाकायदा उसको जो है ना अमली तौर पर जो है उम्मत को समझाया कि लैसल खबरु कल मुआयना, कि जो एक इंसान खबर सुनता है वो और जो ख़ुद देखता है दोनों में फ़र्क है। फिर मूसा कलीमुल्लाह का वो पूरा वाक़या बयान फरमाया उसी के साथ ही, कि जब आप आए वापस और इस तरीके से वो जो अपने सामरी का सिलसिला हो गया, परस्त शुरू, हाँ आपने वो तख्तियाँ फेंक दी उठा के, जी हाँ, बड़े झुंझलाए, गुस्से में आए और बड़े उसमें वाक़या हुआ। तो उस पर जो है ना, यानी जो चीज़ इंसान देखता है वो बहुत जल्दी एक तो महफूज हो जाती है जहन में और दिल में, और उसका तासुर बड़ा, हाँ, उसका अगर अच्छी होगी तो अच्छी और बुरी होगी तो बुरी, वो इंसान के किरदार में ढल जाती है। बिल्कुल ठीक। तो हमारे घर में जो हम लोग सिलसिला अपने बच्चों में, बड़ों में, अगर अमलन जो है ना उनको कोई चीज़ करके देंगे ना तो वो खुद ब खुद सीखेंगे। जैसे मतलब घर में हम और आप होते हैं अमूमन, अगर हम पानी लेके खड़े होकर पी रहे हैं और बच्चे सामने हमारे छोटे हैं तो वो भी खड़े होकर शुरू हो जाते हैं।
कभी हम बैठ के पी रहे हैं ना तो बच्चे भी उसी तरह बैठ के पीना शुरू हो जाते हैं। तो ये अमली तौर पर जो है ना एक तरबियत का एक सिलसिला हमें रखना है। और जो बड़े हैं, जो अभी बात की कि असातिज़ा और पेरेंट्स, इनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अमलन जो है ना अपने आप को हर तरह से महफूज रखें, कि कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि वो हमारे बच्चे न सीखें तो आप भी ना करें, और जो आप चाहते हैं वो सीखें तो वो अमलन आप जो है ना अपनाएं और वो करके दिखाएं। उसमें मुझाहदा ज़रूर होगा आपका, लेकिन इस तरह से जो है ना तरबियत जो है सही जाएगी। वरना ये जो आप फरमा रहे हैं, यानी आज की ज़ुबान में हम ये कहेंगे कि टीचर्स और पेरेंट्स इनको रोल मॉडल होना चाहिए, बजाय इसके कि हम रोल मॉडल के लिए कहीं दूर तलाश करें, किताबों में तलाश करें या माशरे के सियासत या माशरे के किसी सबसे करीब तरीन मॉडल जो हैं वो असातिज़ा और पेरेंट्स, उन्हें देखकर तालिमों के अंदर एक तब्दीली आए। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के इस दौर में जब जाहिर है कि एक इकोनॉमिकली जैसे आपने बात की थी, महंगाई, और पहले तो ऐसा होता था ना कि एक शख्स कमाता था और पूरा खानदान खाता था, तो बरकत भी होती थी। अब हम देखते हैं कि दोनों पेरेंट्स आमतौर पे वर्किंग पेरेंट होते हैं, दोनों। अब दोनों होते हैं तो चलें, बाप तो होता ही था पहले, अब माँ भी चूंकि अगर जॉब के लिए निकल रही है सुबह और शाम को घर आ रही है, तो फिर वो बच्चा निगलेक्ट तो होगा ना, फिर बच्चे की तरबियत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर दोनों पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट हों, तो फिर ऐसी सिचुएशन में किस तरह बच्चे को किया जाए? सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि दोनों की तवज्जो अगर कस्बे माश की तरफ है, ठीक है ना, अपनी अर्निंग बढ़ाने की तरफ है, तो क्या अर्निंग बढ़ाने की वाकई ज़रूरत है? पहले ये देखें, हमने अपनी ज़रूरतें तो नहीं बढ़ा ली, ठीक है ना, सही, तो इसका मतलब लग्जरी लाइफ के लिए, हाँ, लग्जरी लाइफ के लिए वो चीज़ें जो ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, ठीक है ना, वो तो होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है ना, लेकिन अपनी ज़रूरतों से बढ़कर और फिर क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। और मेरे पास एक कार है लेकिन मुझे नहीं करने की कॉस्ट पे, हाँ, बच्चे को निगलेक्ट करके हम लूज क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चे को लूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि ये सब चीजें तो बच्चे के लिए हैं, बच्चे के मुस्तकबिल के लिए हैं, हमारे लिए भी हैं, बच्चे के लिए हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमने बच्चे को लूज कर दिया, बच्चा स्पॉइल हो गया, तो ये चीजें वो लज्जत, वो मसरत हमें देंगी ही नहीं, क्योंकि हमारा कल्ब, हमारा जहन जो बच्चे की वजह से परेशान होगा। बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो है मैं ये देखता हूँ कि मैं इस बात की अहमियत को महसूस करता हूँ कि पेरेंट्स में से अगर दोनों वर्किंग हो तो कोई मजाका नहीं है, लेकिन दोनों में से एक की वर्किंग, मिसाल के तौर पर मैं ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए टीचिंग प्रोफेशन पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्त देना नहीं पड़ता, ठीक है ना। ऑफिस की जो मसरूफियात हैं उसमें बाप भी और माँ भी 9 बजे घर से निकले और फिर शाम गए आए, बेटा अकेला है, ठीक है ना। और आजकल एक बहुत बड़ा मसला जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि बच्चों को कॉन्फिडेंस के नाम पर कि मुझे अपने बच्चे पर एतमाद है, बच्चों को छोड़ दिया जाता है और बिल्कुल खबर नहीं ली जाती कि बच्चा किन दोस्तों में उठ बैठ रहा है, ठीक है ना। लड़की है तो वो कहाँ जा रही है, किन से मिल रही है, वालिदैन को कुछ नहीं मालूम होता, ठीक है ना, इसलिए कि वालिदैन मसरूफ है। तो मैं समझता हूँ कि हर पेरेंट की बुनियादी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, चेक एंड बैलेंस, उनके तमाम दोस्तों का उन्हें इल्म होना चाहिए, उनके सेल नंबर उनके पास होने चाहिए, ठीक है ना। बच्चा कहाँ आ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किन महफिलों में उठना बैठना है उसकी सरगर्मियाँ क्या हैं, बच्चों के वालिदैन को मालूम होना चाहिए। डॉक्टर साहब, बच्चा अगर घर में भी बैठा है और वो फोन पे क्या कर रहा है, गैजेट्स में क्या इन्वॉल्वमेंट है उसकी, वो लैपटॉप पे क्या चैटिंग कर रहा है, मोबाइल पे किससे बात कर रहा है, क्या देख रहा है, मालूम होना चाहिए। मिसाल में मैं आपको बताऊं कि मैंने एक अजीज की, मुझे ये बात बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई कंप्यूटर अपने बच्चे को ले दिया, लेकिन उन्होंने कहा कंप्यूटर की मेज़ घर के उस जगह पे होगी जहाँ सबकी आमद व रफ्त होगी, यानी आप तन्हाई में कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही, कंप्यूटर आप इस्तेमाल करें लेकिन ऐसी जगह बैठ के करें कि जहाँ पेरेंट्स भी देख सके कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। सही है। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, बहरहाल ये एहतियात ज़रूरी है तरबियत के लिए, क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा हुआ है, ठीक है, इंसान कमज़ोर पैदा हुआ है, वो झुक जाता है अपनी ख्वाहिश के आगे, अपनी ज़रूरत के आगे, छोटी छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है।
तो इसलिए तरबियत में जब तक कि थोड़ी सी सख्तगिरी का पहलू नहीं होगा, कि डिसिप्लिन पैदा होता है सख्तगिरी से, ठीक है ना। तो अब वालिदैन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मैं देखता हूँ कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन और सॉफ्ट बिहेवियर हो गया है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त नहीं, जहाँ पर सख्ती की जरूरत है। लेकिन इसमें फिर एक और पहलू भी है मुफ्ती साहब, एक और पहलू भी है, वो ये कि बाज़ औक़ात वालिदैन इस कदर सख्त हो जाते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी कोई बात शेयर करना चाह रहा है, कोई मशवरा भी लेना चाहता है, तो वो डरता है कि मैं अपने बाप के सामने बोलूं कि ना बोलूं। फिर वो गलत सोबत में जाता है, गलत दोस्तों से मशवरा लेता है, वो उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हैं, वो उस पर चल निकलता है। मतलब वालिदैन को भी तो एक दोस्त ही होना चाहिए बच्चों का। वो एक कहते हैं ना जनरेशन गैप आ जाता है, जिसे कम्युनिकेशन गैप भी कहा जाता है, कि जब आप बच्चे के साथ फ्रेंडली माहौल रखेंगे तो बच्चा सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड नहीं ढूंढेगा, वो अपनी माँ में अपने बाप में बेस्ट फ्रेंड ढूंढेगा कि मैं इससे बात कर लूँ। घर में कहते हैं ना, हमने बड़ों से सुना भी उसमें कि बच्चे और बच्चियां जैसे बेटे हैं बेटी हैं, तो बेटी को जो है ना माँ से बहुत जो है ना बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में होना चाहिए, और बेटे को बाप से, कि अपने जो भी मामलात है मसाइल हैं सबसे पहले। अच्छा, माँ ऐसी होती है, जैसे हमें भी माँ ऐसी मिली माशाल्लाह, कि हम लोग उनसे बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में रहे, तो हमारी कोई बात उनसे पोशीदा नहीं होती थी, और वो हमें हर बात जो ना समझाने में बहुत बेतकल्लुफ़ हो गए थे। उम्र के हिसाब से वो बिल्कुल ऐसा समझाया। उस दौर के अक्सर माँ बाप ऐसे ही रहे, तो हम लोगों ने जो दौर देखे, तो अब ये कि उन तजर्बों को अपनी नई नस्ल में मुंतकिल करना ज़रूरी है, कि उन्हें दोस्ताना मिजाज भी दें, माहौल भी दें, और उन्हें अपना हमराज भी बना के रखें, कि अपने अच्छे बुरे की सारी बात वो हमसे शेयर करें, और हमें अपना गमख्वार हमदर्द सबको ब्रेक आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, हमें ब्रेक पे भी जाना है। और आप समझ गए, बहुत सही बात की आपने, कि खास तौर पे बच्चियां जो हैं वो बाहर दोस्तें ढूंढती हैं, जबकि आपकी दोस्त जो है वो सिर्फ आपकी माँ है या आपकी बहन।